Good morning, class. Today we are going to start class 7 history chapter 2 new kings and kingdoms. So class, our topic is new kingdoms, new kings and kingdoms. So class, in this chapter we are going to study how new dynasties came up and the territories were built. इस चैप्टर में हमें देखना है कि किस तरह से नए नए जो किंगडम्स हैं वो इमर्ज हुए, किस ईयर में और किस किस रूलर्स के अंडर में बहुत सारे किंगडम जो है वो फेमस हुए, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट में जो भी किंगडम्स स्टार्ट हुए थे वो किस समय में हुए थे और कौन कौन से इसमें प्रोमिनेंट रूलर्स थे जिन्होंने इन किंगडम्स को और डायनेस्टीज को स्टार्ट किया था. सो क्लास, आवर फर्स्ट टॉपिक इज इन दिस चैप्टर, आवर फर्स्ट टॉपिक इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. सो अगर हम बात करें सेवेंथ सेंचुरी की, सो बाय द 7th century there were big landlords or warrior chief in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their samantas or subordinates. They were expected to bring gifts for the king or overlords to provide them with military support. Some such kingdoms were those of Rashtrakutas, Chalukyas, Gurjar, Pratiharas. So अगर हम बात करें एंशियंट 7th सेंचुरी की, तो उस समय बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स, लोकल चीफ्स और वॉरियर चीफ्स थे जो कि क्या करते थे, इस रीजन में या फिर इस सब कंटिनेंट में रहते थे. और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो भी एक्नॉलेजमेंट है समंतास और सब ऑर्डिनेट्स, मतलब इनके सब ऑर्डिनेट्स हुआ करते थे और वो जो है टैक्सेस कलेक्ट करते थे और इनको देते थे. और धीरे धीरे ये जो है वो एक प्रोमिनेंट रूलर के रूप में बाहर आने लगे. और इसी के साथ साथ ये जो लोकल चीफ हैं इन्होंने किंग्स को बहुत सारे गिफ्ट्स प्रोवाइड करने लगे ताकि किंग जो है इनको मिलिट्री सपोर्ट दे या फिर इनको जो है प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द आउटसाइडर्स. इसी के साथ साथ उस समय कुछ किंगडम्स ऐसे थे जो कि अभी ही इवॉल्व हुए थे, लाइक राष्ट्रकूट, चालुक्यस और गुर्जर, प्रतिहारास. सो लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक.
So class, these are the 4 points regarding the emergence of the new dynasties. And our next topic is administration in the kingdom. So in the administration of the kingdom, so the kings of Apex adopted big titles like Maharaja Dhiraj. The kings shared power with their samantas and with association of the peasants, traders and brahmanas. Resources were obtained from the producers who were persuaded to surrender part of what they produced. These resources were used to finance the kings, established and constructed temples and forts. Functionaries for collecting revenue were recruited from influential families. So अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें जितने भी बिग टाइटल्स वाले किंग्स थे जिनको महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था, इन्होंने क्या किया, जितनी भी इनके पावर है और इनकी टेरिटरीज है वो उनके समंतास के थ्रू ये क्या करते थे, एसोसिएट करते थे. और इसमें कौन कौन लोग थे, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे और ब्राह्मण्स थे. इसी के साथ साथ जितने भी रिसोर्सेस उनको मिलते थे, इन रिसोर्सेस से वो क्या करते थे, इनसे उनका जो भी मैनेजमेंट है किंगडम की, इसको वो करते थे. और साथ ही साथ इसका जो भी फाइनेंशियल था, जो भी रिसोर्सेस उनको मिलते थे बाय द फार्मर्स और या फिर पीजेंट्स से, तो इनको वो क्या करते थे, इनके किंगडम्स को इस्टेब्लिश करते थे. और इस पैसे से इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और फोर्ट्स भी बनाए हैं. और साथ ही साथ जितने भी फंक्शनरीज यहाँ पे थे, मीन्स इनके जो भी एजेंट्स थे, फील्ड एजेंट्स थे इन किंगडम्स के, इन्होंने क्या किया, इन सबको जो है रेवेन्यू कलेक्शन में लगा दिया. मीन्स इन्होंने अपॉइंट किया इनको टू कलेक्ट द रेवेन्यू टू रिक्रूट फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिली. इसमें से जो भी समंतास थे या फिर लोकल लैंडलॉर्ड्स थे, इनके फैमिली मेंबर्स को ही इन्होंने वर्क दिया टू कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर द किंगडम. So I think you have understood how the kingdoms adopted. And our next topic is Prasastis and the land grants. Prasasti and land grants. So Prasasti tells us how rulers wanted to depict themselves as a valiant and victorious warriors. अब अगर हम बात करें तो जितने भी प्रशस्ति थे उनका ये कहना था कि उन्होंने ये बताया, they tell us how rulers wanted to depict themselves as a valiant and victorious warriors. तो यहाँ पे जितने भी प्रशस्ति थे इस समय की, वो यही बातें बता रही थी कि ये जो है कितने प्रोमिनेंट वॉरियर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे विक्ट्री हासिल की है वॉर्स में. और साथ ही साथ द किंग्स ऑफ्टन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड. दिस वर रिकॉर्डेड इन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड. और इसी के साथ साथ जितने भी ब्राह्मण्स यहाँ पर थे, इनको जो है किंग्स ने बहुत सारे गिफ्ट या फिर रिवॉर्ड जो है वो ब्राह्मण्स को दिए गए, जिसमें कि लैंड ग्रांट था. और इस लैंड को रिकॉर्ड करने से पहले उनको जो है एक कॉपर प्लेट्स के रूप में जो है इनको ये लैंड जो है वो प्रोवाइड की थी ब्राह्मण्स को. इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वारफेयर फॉर वेल्थ, अगर हम वारफेयर फॉर वेल्थ की बात करें तो For centuries, Gurjar Patiharas, Rajputs and Pal dynasties fought for control over Kannauj. अगर हम वारफेयर फॉर वेल्थ की बात करें तो इसमें जितने भी
गुज्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टीज थे, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी ताकि वो कनौज पे उनका जो है आधिपत्य वहां पे वो जमा सके। और साथ ही साथ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट्स इज नोन एज द ट्रिपटाइड स्ट्रगल एज 3 पार्टीज वेर इन्वॉल्व इन इट। और इसमें जो युद्ध चला, जो बहुत ही लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला, किसके बीच में? गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टीज के बीच में। तो ये बहुत दिनों तक जो है कनौज पे विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने युद्ध किए, और इस लंबे युद्ध को ही हम क्या कहते हैं? ट्रिपटाइड स्ट्रगल कहते हैं। इसी के साथ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रेडेड द सब कंटिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड लूटेड टेम्पल्स लाइक सोमनाथ, गुजरात एक्सेट्रा। और इसी के साथ साथ अगर हम सुल्तान मोहम्मद गजनी की बात करें तो ये जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट हर साल इन्होंने जो है बहुत सारे मंदिरों को लूटा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सोमनाथ का मंदिर, उसके बाद गुजरात का मंदिर। फिर उसी के बाद अगर दूसरी बात करें तो अदर किंग्स engaged in warfare were Chauhans who ruled over the region around Delhi and अजमेर। अगर हम दूसरे राजाओं की बात करें तो इसमें अगर हम कहें चौहान्स की, तो चौहान्स ने भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और उन्होंने भी जो है लगभग दिल्ली और अजमेर के एरिया पे इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी के साथ साथ so let's write down some points regarding warfare for wealth. So class, these are the some points regarding the warfare for wealth. And let's move to our last topic of this chapter, that the Cholas. So, Cholas were from a small family of
Urayur, the successor of Vijayala, conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. So, Rajaraja I was considered the most powerful Chola ruler and expanded control over most of the areas. And his son Rajendra I conquered Sri Lanka and countries of Southeast Asia. Agriculture was well developed along with various methods of irrigation in this period, and settlements of peasants called Ur become prosperous with the spread of irrigation in agriculture. And also association of traders known as Nagrans also